शहजाद और आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। राइबोसोम को कंप्लीट करने का तरीका ये है कि आप इसकी 5 हेडिंग्स बनाएंगे। सबसे पहले राइट करेंगे कि इसको डिस्कवर करने वाला कौन था। दूसरे नंबर पर राइट करेंगे कि इसका अकरेंस क्या है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किन किन तरह के सेल्स में पाए जाते हैं और सेल के किस हिस्से में पाए जाते हैं। इसके बाद अगली बात राइट करनी है कि इसकी कंपोजिशन क्या है या केमिकल कंपोजिशन क्या है। उससे अगली बात ये होगी कि ये किन फॉर्म्स में पाए जाते हैं और आखिरी बात इनकी ये है कि ये फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसकी एक डायग्राम भी कोशिश करें उसको फंक्शन से पहले ड्रा करें या आप एंड पे भी ड्रा कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। तो अब हम चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ से कि राइबोसोम्स क्या है। राइबोसोम जिन अल्फाज से निकाला गया है, एक है राइबो और दूसरा है सोम। राइबो का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड्स, राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी इनमें आरएनए पाया जाता है। और सोमा कहते हैं बॉडी को, कि राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड रखने वाली बॉडी ये राइबोसोम कहलाती है। ये तो इसका इंट्रो था। ये नॉन मेम्ब्रेनस होती है, इसका यानी राइबोसोम्स की कोई मेम्ब्रेन्स नहीं होती, ये विदाउट मेम्ब्रेन्स होती है। तो ये पहली बात हो गई। दूसरे नंबर पर आएगी यानी जो इंट्रोडक्शन था वो इसका हो गया। अब जो सबसे पहली बात है वो है इसकी डिस्कवरी, कि इसको डिस्कवर करने वाला कौन था। डिस्कवर करने वाले का नाम पैलिडी था। इसने 1955 में इसको डिस्कवर किया। ये पहली बात, पहली लाइन इसकी एमसीक्यूज के तौर पर आती है कि राइबोसोम्स को डिस्कवर करने वाला कौन था। इसीलिए आप निशान लगा लें कि राइबोसोम्स को पैराडे ने 1955 में डिस्कवर किया। इसके बाद अगली बात इसकी अकरेंस आती है। अच्छा, अकरेंस के दो मतलब होते हैं। पहली बात तो यह है कि ये ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक किसी एक सेल में पाया जाता है या ये दोनों तरह के सेल्स में पाया जाता है, इसको देखा जाता है। और दूसरे नंबर पर जिस सेल्स में पाया जाता है, सेल्स के किस हिस्से में पाया जाता है, किस जगह पे पाया जाता है, वो इसका अगला क्वेश्चन होता है। तो राइबोसोम्स दोनों तरह के सेल्स में पाए जाते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं और ये यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं। लेकिन फिर इन दोनों में डिफरेंस है कि जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है उसकी कंपोजिशन थोड़ी और है, साइज और है। जो यूकैरियोट में पाया जाता है वो उससे थोड़ा सा डिफर करता है, मुख्तलिफ है। वो कैसे है? अकरेंस की ये है कि ये टिनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। टिनी का मतलब छोटे छोटे, ग्रैन्युलर का मतलब होता है दानेदार। कि ये छोटे छोटे और दानेदार साख्ते हैं जो दो हालतों में पाई जाती हैं। या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं, कैसे बिखरे हुए होंगे साइटोप्लाज्म में, कोई किधर होगा, कोई किधर होगा, कोई किधर होगा, ऐसे बिखरी हालत में पाए जाते हैं एक बार। और या दूसरी नंबर पर यह है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच भी हो सकते हैं। अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हैं तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। यानी ये दो हालतों में पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। या तो ये फ्रीली डिस्पर्स्ड होंगे नंबर 1, एंड नंबर 2 या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे। ये दो ऑप्शन होते हैं इनके लिए। और पाए ये दोनों तरह के सेल्स में पाए जाते हैं, कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं वो साइज में थोड़े बड़े होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक बोथ सेल्स में पाए जाते हैं। बट जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें ये एटीएस के होते हैं, ये एमसीक्यूज है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं वो साइज में 70s के होते हैं, ये दूसरा एमसीक्यूज है। इस टॉपिक में नहीं है लेकिन ये बात इस चैप्टर में है, तो इसलिए आपने ये राइबोसोम के साथ लिखनी है। ये दोनों एमसीक्यूज के तौर पर आते हैं। अकरेंस इनकी पूरी हो गई। दोबारा सुने, अकरेंस में ये किन किन सेल्स में पाए जाते हैं। राइबोसोम दोनों तरह के सेल्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोट में भी पाए जाते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं उनका साइज 70s होता है, जो यूकैरियोट में पाए जाते हैं उनका साइज 80s होता है। एस स्वेटबर्च को कहते हैं, जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का यूनिट है, कि जब चीजों को सेपरेट किया जाता है तो जिस बेस पे सेपरेट किया जाता है वो स्वेटबर्च उसका यूनिट है, उसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए 70 के साथ भी एस लगाया है और 80 के साथ भी एस लगाया है। यानी एक तो ये दोनों सेल्स में पाए जाते हैं, एक बात हो गई। फिर इसकी दूसरी बात यह है कि ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स भी हो सकते हैं,
या दूसरे नंबर पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच भी हो सकते हैं, दोनों शक्लों में पाए जाते हैं। फिर आती है कि केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन का मतलब ये कि ये किन किन हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स इनको बनाते हैं। बेसिकली ये दो चीजों पर मुश्तमिल होते हैं, एक इनमें आरएनए होता है और जो आरएनए है वो मैसेंजर आरएनए है। दूसरे नंबर पर जो प्रोटीन है मैसेंजर राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम। और दूसरे नंबर पर जो प्रोटीन भी राइबोसोमल प्रोटीन है। यानी ये दो चीजों पर मुश्तमिल है कंपोजिशन में। एक हो गया आरएनए और दूसरा प्रोटीन, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल का है चाहे वो यूकैरियोटिक सेल्स का है, दोनों तरह के राइबोसोम इन दो चीजों पर मुश्तमिल होते हैं, आरएनए होगा और दूसरे नंबर पर प्रोटीन। लेकिन थोड़ा सा फर्क है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के राइबोसोम्स में। वो किस चीज का है कि अगर तो होगा यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम तो उसमें राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन दोनों की अमाउंट बराबर बराबर होती है, यानी जितना राइबोसोमल आरएनए है उतनी ही प्रोटीन होती है, इक्वल क्वांटिटी होती है, 50-50% होते हैं। अगर तो वो है यूकैरियोटिक के राइबोसोम, अगर वो राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक के, फिर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि जो राइबोसोमल आरएनए है उसकी क्वांटिटी 60% होती है, जबकि जो प्रोटीन पाई जाती है राइबोसोमल प्रोटीन उसकी क्वांटिटी कम है और वो 40% होती है। यहाँ लिख दिया है मैंने कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो राइबोसोमल आरएनए है उसमें 60% होगा और जो प्रोटीन है वो 40% होगी। अगर आरएनए राइबोसोमल आरएनए तो प्रोटीन भी कौन सी होगी, राइबोसोमल प्रोटीन होगी। ये बात आपके टॉपिक में नहीं है, आपने उधर मेंशन कर देनी है, लिख देनी है। अगली बात है, इन राइबोसोम्स को हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स भी कहते हैं। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स किस लिए कहते हैं, राइबो का मतलब है राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए, लेकिन इनमें डीएनए नहीं आरएनए पाए जाते हैं। आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड की एक टाइप है। तो राइबोन्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स का मतलब है प्रोटीन्स के, इनमें दोनों चीजें पाई जाती हैं, इसलिए हम इन्हें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स का नाम भी देते हैं। किनको, राइबोसोम्स को। उसके बाद नेक्स्ट बात है, इसके सब यूनिट्स कितने हैं, ये 2 सब यूनिट्स की फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, जब राइबोसोम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता उस वक्त ये 2 सब यूनिट में टूटा हुआ होता है। जब राइबोसोम अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता उस वक्त ये 2 सब यूनिट में टूटा हुआ होता है। अच्छा, जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा फिर क्या होगा, फिर इसके दोनों यूनिट एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और मैग्नीशियम आयन उनके अटैचमेंट को कंट्रोल करता है। ये भी एमसीक्यू से अभी आगे आएगा। तो जो पहली बात हमने कही है कि राइबोसोम्स 2 सब यूनिट पर मुश्तमिल होता है, कब, जब ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता। अब वो जो 2 सब यूनिट है उसमें एक सब यूनिट लार्ज होता है और दूसरा सब यूनिट स्मॉल होता है। जो सब यूनिट लार्ज है वो यूकैरियोटिक में और साइज का होता है, प्रोकैरियोटिक में और साइज का होता है। यानी इनके सब यूनिट्स प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में डिफर है। कैसे, अगर तो राइबोसोम है यूकैरियोट का तो यूकैरियोटिक राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट 60S का होता है और स्मॉल सब यूनिट 40S का होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। 60 और 40 दोनों मिलकर 80S बनाते हैं, यानी 60 और 40 के कॉम्बिनेशन से 100 नहीं 80S का बनता है। ये भी एमसीक्यूज के तौर पर आता है, इसे अंडरलाइन कर लें। और प्रोकैरियोटिक आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये भी आपने ऐड कर देना है कि अगर प्रोकैरियोट्स का होगा तो ये लार्ज होता है, लार्ज वाला 50S का होता है, यानी ये यूकैरियोट के मुकाबले में चेंज हो गया। दूसरे नंबर पर जो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट होगा वो 30S का होगा। जो 30S और 50 मिलेंगे तो 80 की बजाय ये 70S बनाएंगे। क्यों बनाएंगे ये आपने सोचना है, मतलब 80 क्यों नहीं बनाते और वो वाले 100 क्यों नहीं बनाते। उसके बाद नेक्स्ट है देयर अटैचमेंट, यानी ये दोनों के अटैचमेंट को कौन कंट्रोल करेगा, मैग्नीशियम आयन कंट्रोल करेगा। अच्छा, अब ऐसे होता है राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना या मैन्युफैक्चर करना। जब प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के ऊपर होती है। सेल के न्यूक्लियस में डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में चला जाता है। जब वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है फिर राइबोसोम उस मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं, फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है।
यानी ये ब्लैक लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया, ये मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए का 5 एंड है और ये उसी मैसेंजर आरएनए का 3 एंड है। अब यहाँ आप एक बात को नोट करें, जो मैसेंजर आरएनए का 5 एंड है, आप देखें वहीं से ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होता है, यानी राइबोसोम 5 एंड के साथ अटैच होते हैं। ये एमसीक्यू बन सकता है, इसे अंडरलाइन कर लें, लिख लें अपनी बुक के ऊपर ये नोट बना के कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोम्स 5 एंड से अटैच होते हैं एक बार। और जो दूसरी बात इसी की है कि जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं 5 एंड की तरफ से, सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट अटैच होगा। ये बुक में लिखा हुआ है, पहला पैराग्राफ तकरीबन उसकी आखिरी लाइन बनती है, इसे भी अंडरलाइन कर लें, एमसीक्यूज के तौर पर आता है कि सबसे पहले स्मॉल यूनिट, मैंने उर्दू में भी लिख दिया ताकि आप भूल न जाए, याद रहे या बाद में मुंह कर न जाए। तो स्मॉल सब यूनिट पहले अटैच होगा, लार्ज सब यूनिट बाद में अटैच होगा। लेकिन दोनों कहाँ अटैच होंगे? ये मैसेंजर आरएनए के 5 एंड के साथ अटैच होंगे। एक एमसीक्यू तो ये हो गया। अब आप डायग्राम को देखें, आप देख सकते हैं कि एक राइबोसोम के साथ 1 2 3 4 राइबोसोम अटैच हैं। जब एक मैसेंजर आरएनए के साथ एक से ज्यादा राइबोसोम अटैच हों तो वो मजमूई तौर पर पॉलीसोम्स कहलाते हैं, यानी ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए आर नोन एज पॉलीसोम्स, उसे हम पॉलीसोम्स का नाम देते हैं। तो यही डेफिनेशन इधर है, ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए, उसे हम नाम देते हैं पॉलीसोम्स का। ये एमसीक्यूज भी आता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन न्यूक्लियस। राइबोसोम बजाते खुद न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होते हैं। अब यहाँ कोई 3-4 बातें गौर से सुने। न्यूक्लियस राइबोसोम सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री है। क्रोमो जो प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड की टाइप क्लोरोप्लास्ट, वो फोटोसिंथेसाइजिंग फैक्ट्री है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है। और इसी तरह राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्रीज हैं। दोबारा सुने, राइबोसोम प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस बनाने वाली फैक्ट्री है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री है, न्यूक्लियस राइबोसोम बनाने वाली फैक्ट्री है। बेटा राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, राइबोसोम न्यूक्लियस में बनते हैं। न्यूक्लियस का मखसूस पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है और न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का एक पार्ट है। आखिरी बात रह गई इसकी फंक्शन वाली कि इसका काम क्या है। इसका फंक्शन ये है कि स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट पहले अटैच होंगे, जिसने आपको पहले बता चुके हैं, फिर लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट अटैच होगा और प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। ये राइबोसोम का फंक्शन है जिसको आपने लास्ट में लिखना है। डायग्राम आप पे डिपेंड करती है कि आप इसको फंक्शन के एंड पे जाके लिखें या इसके सब यूनिट्स के बाद में लिखें। जिधर आप लिखते हैं नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। वैसे अगर दरमियान में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर बात है। और इस डायग्राम के मुतालिक एक और क्वेश्चन सुने। राइबोसोम 5 एंड के साथ जोड़ रहे हैं, राइबोसोम 5 एंड के साथ जोड़ रहे हैं, तो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग 5 एंड से शुरू हो रही है। अब एक राइबोसोम 5 एंड पे पड़ा है, दूसरा राइबोसोम 3 एंड पे पहुंच चुका है, तो ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन, ज्यादा लेंथ वाली कौन सा राइबोसोम बना चुका होगा? जो 3 के करीब होगा, यानी जो 3 एंड के करीब है उसके पास पॉलीपेप्टाइड चेन लार्जेस्ट है। जो जितना 5 के करीब है उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन उतनी शॉर्टेस्ट है। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। और उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। और एट द एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।